एक समय की बात है। पूर्वांचल के एक छोटे से गांव शिवपुर में 4 दोस्त रहते थे। नीरज, बिरजू, लल्लन और गोपी। बचपन से सब एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए और सपने देखते थे कि एक दिन सब मिलके कुछ बड़ा करेंगे। एक दिन चारों दोस्त जंगल में लकड़ी काट रहे थे। अरे भाई, ज्यादा अंदर मत जाओ, मुझे जंगली जानवर से बहुत डर लगता है। हमारे साथ नीरज भाई है तो डरने की क्या जरूरत है। अगर शेर भी सामने आ गया तो हम लड़ जाएंगे ना। हाँ अरे यार, काम करो काम, ज्यादा बकैती मत करो। तभी एक भूखा बाघ पेड़ के पीछे से निकल के सामने आ गया। आंखों में भूख, मुंह में बड़े बड़े दांत। अब चारों दोस्तों की हालत खराब हो गई। बाप रे बाप, भागो भागो रे भागो। अरे हम तो गिर गए रे बप्पा, हमें कोई बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। बाघ ने गोपी को खाने ही वाला था, तभी नीरज ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और बाघ के सामने किया। तुम लोग भागो, मैं इसे रोकता हूँ। तू न होता ना नीरज भाई, तो हम तीनों की तो आज इसी जंगल में राम नाम सत्य हो जाता। नीरज भाई, तू सच में देवता है, देवता है। अब पूरे गांव में भी सब कह रहे थे नीरज ने वीरता दिखाई है और सबकी जान बचाई है। हर गली, हर चौक चौराहे पर नीरज का नाम गूंज रहा था, जैसे नीरज तो अपने गांव वाले की नजर में बहादुर बन गया था। बहादुर है हमारा भाई, अब तो गांव में सभी उसी को पूछ रहे हैं। क्या करे, हम तो बस उसके पैरों की धूल है, धूल। तुम सब देखना, एक दिन ऐसा भी आएगा, सभी लोग उस पर थूकेंगे। हाँ। नीरज के तीनों दोस्त उसको फंसाने के लिए साजिश रचने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी गांव में एक लड़की थी, चंपा, बहुत ही सीधी सादी। उसकी आवाज काफी मधुर थी और अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अकेली रहती थी। नीरज उसे बचपन से जानता था और उसके हर कामों में मदद भी करता था। नीरज भैया, इतना काम मत करो, मैं कर लूंगी ना। तू भैया कहना बंद कर, वरना मैं सच में तुमसे बोलना छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है नीरज, अब से भैया नहीं बोलूंगी। चंपा को भी पता था कि नीरज उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कह नहीं पाता। तभी नीरज ने एक दिन फैसला कर लिया कि अब तो मन की बात चंपा को बता ही देनी चाहिए। चंपा, एक बात बताऊं? हाँ हाँ बोलो। चंपा, अगर तू कहे तो जिंदगी भर के लिए तेरे बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। क्या मुझे अपना बनाओगी? चंपा कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में भी प्यार था और खामोशी भी। नीरज समझ गया कि जवाब हाँ है। नीरज के तीनों दोस्त जब ये सब देख रहे थे, खासकर बिरजू, जो बचपन से ही चंपा को बहुत चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं हुई थी चंपा से बात करने की। नीरज ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, पहले गांव की नजर में बहादुर बना, अब चंपा भी उसकी हो गई। बहादुर बनने वालों को कभी कभी गांव की नजरों में कैसे गिराना है मुझे अच्छी तरह से आता है। सुनो, मैंने एक प्लान किया है नीरज को सबक सिखाने का। अब वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा है ना, क्यों ना हम सब मिलकर जमींदार के घर से गहने चुरा ले।
और नीरज को समझ गए ना? अगले दिन सुबह गांव में हलचल मच जाती है। जमींदार के घर से सोने की मूर्ति चोरी हो गई थी और सबसे बड़ा सबूत था एक छोटी सी मूर्तियाँ जो नीरज के घर से मिली। तभी वहाँ पंचायत बुलाई जाती है। ये देखिए मुखिया जी, हमारी लक्ष्मी की मूर्ति नीरज के घर में मिली है। यही चोर है। अब आप अपना फैसला सुनाइए। नीरज चोर? हमें तो भरोसा ही नहीं होता। पर सबूत तो देखो बिरजू भाई, सामने सबूत जो है। अरे भगवान, जिसने हमेशा हम लोगों का साथ दिया, हमसे अच्छा चाहा, आज वही चोर निकला। मैं चोर नहीं हूँ और मुझे नहीं पता ये मूर्ति मेरे घर में कैसे आई। उसी वक्त एक छोटा सा लड़का भीड़ में से निकला जिसका नाम मुन्ना था। उसने सबके सामने सच बोल दिया। मुखिया जी, नीरज भैया चोर नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। मैं जब रात को अपने घर जा रहा था तभी देखा था। बिरजू, लल्लन और गोपी तीनों ने जमींदार के घर से मूर्ति चोरी करके जा रहे थे और नीरज भैया के घर में इन्हीं लोगों ने रखी होगी। हाँ। नहीं मुखिया जी, ये मुन्ना झूठ बोल रहा है। आखिर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? अपने ही दोस्त को क्यों फंसाएंगे? चुप एकदम चुप। सुनो तुम तीनों, अगर फिर से ऐसे गलती तुम दोनों ने की तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। नीरज का प्यार चंपा के लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग भी कहने लगे थे, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल राम सीता जैसी है। वहीं कुछ लोग इस प्यार से जलने वाले भी थे। वो कोई और नहीं, उसके ही दोस्त बिरजू, लल्लन और गोपी थे। अब नया जाल बिछाने की प्लानिंग करते हैं। चंपा का तो पूरा विश्वास बन गया है नीरज पे। अब उसका दिल तोड़ना पड़ेगा, तभी वो मेरी बन पाएगी। तो तोड़ते हैं ना, ऐसे कि वो नीरज से हमेशा के लिए नफरत करने लगे। एक बार फिर से चोरी करते हैं और इस बार होशियारी से। देखना होगा, चोरी का इल्जाम नीरज पर ही लगाएंगे और कह देंगे कि नीरज ने चंपा को उपहार देने के लिए गहने चुराए हैं। वो चंपा के प्रेम में बावला हो गया है। फिर से नीरज को फंसाने के लिए तीनों ने गांव के दुकानदार माधव जी के घर से कुछ सोना चुराया और रात में चंपा के आंगन के पास एक मिट्टी के घड़े में छुपा दिया। अरे हमारा सोना चोरी हो गया रे! कौन था? किसने किया? तीनों दोस्तों ने झूठी गवाही देनी शुरू की। हमने अपनी आंखों से देखा, नीरज रात में चंपा के घर के पास घूम रहा था। उसने कहा था चंपा को कुछ देना है। लगता है उसी को उपहार में देने के लिए आपके घर से ये सब किया होगा। अरे ओ चंपा के प्रेम में अंधा हो गया है वो अंधा। अब उसको उपहार देने के लिए चोरी करना लगा। छी, चोर बन गया। गांव में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि मुखिया जी भी माधव के घर के पास चले आते हैं। क्यों? क्या हुआ माधव? इतनी जोर जोर से क्यों शोर मचा रही हो? क्या हुआ है? अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरे घर से कुछ सोने के गहने चोरी हो गए और बिरजू, लल्लन और गोपी का कहना है कि ये सब नीरज ने किया है। नीरज, क्या कहना है तुम्हारा? नीरज ने सबके सामने कुछ देर तक शांत रहा, फिर अपना थैला खोला और एक कागज और एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया निकाला और बोला, ये कागज माधव जी की दुकान का बिल है। मैंने कुछ दिन पहले उनसे एक गुड़िया खरीदी थी और अभी तक चंपा को देना है। सोचा था कि कल दूंगा। क्या ये सच है माधव जी? हाँ मुखिया जी, मेरी ही दुकान से खरीदा है और पूरा पैसा भी दिया था। फिर नीरज ने कहा, जहाँ सोना छुपाया गया था वहाँ की मिट्टी पे रात में 3 अलग अलग पैरों के निशान मिले हैं। पाँव चिन्ह पहचानने वाले भोजुआ काका को बुला लीजिए, वो निशान देख के बता देंगे किसका पाँव है। भोजुआ काका को बुलाया जाता है। वो आते ही मिट्टी के पैरों के निशान देख के बोलते हैं, ये पैर बिरजू, लल्लन और गोपी के हैं। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। लोग गुस्से से देखने लगे तीनों को।
नीरज, नीरज मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। तुम तीनों ने नीरज को झूठी चोरी में फंसाने की साजिश की। गांव के नियम के हिसाब से अब तुम लोग इस गांव के पहरेदारी करोगे 3 महीनों तक, वो भी फ्री में। अब गांव में कोई भी चोरी होगी तो तुम्हें ही सब जिम्मेदार बोलेंगे। पंचायत खत्म हुई, लोग नीरज की तारीफ करते चले गए, लेकिन वो तीनों चुपचाप वहीं बैठ गए। आंखों में अभी भी जलन थी। अब तो ऐसा कांड करेंगे जहां से बचने का रास्ता ही ना हो। कुछ दिन तक सब शांत रहा। नीरज अपनी दुनिया में ठीक हो गया था, लेकिन एक दिन तीनों फिर से उसके घर आ गए, हाथों में फूल, चेहरे पे पछतावा लिए। नीरज भाई, हमसे पाप हो गया, दोस्ती के नाम पे धोखा दिया। तूने हमेशा हमारा साथ दिया और हम ही तेरी पीठ में छुरा घोंपते रहे। अब और नहीं भाई, कसम राम की, अब सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, गद्दारी कभी नहीं। नीरज ने तीनों की तरफ देखा, कुछ देर सोचा, फिर बोला, गलती एक बार होती है, तुमने तो 3 बार की है, पर दोस्ती का मतलब होता है माफ करना। चलो एक मौका और देता हूँ। ये नीरज हर बार बच जाता है, अब तो जान से मार देना चाहिए इसे। और अगर पकड़े गए तो वैसे भी पंचायत तो पहले ही हम पे थूक चुकी है। तो मारेंगे नहीं, बस एक जहरीली दवा खिलाएंगे। बिरजू ने अपनी जेब से निकाली एक चांदी की अंगूठी, ऊपर से चमकदार और अंदर से जहरीली थी। इस अंगूठी में मौत छिपी है पर दोस्ती जैसी दिख रही है। नीरज भाई, तेरे और चंपा के नाम की एक छोटा सा उपहार। ये रही दोस्ती की निशानी, एक अंगूठी। दे दे अपने प्रेम को, कहना तेरे तीनों दोस्तों का प्यार है इसमें। तेरा तोहफा हमारी तरफ से। नीरज थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अंगूठी ले लिया। सोचा शायद ये लोग सच में बदल गए हैं। नीरज ने सोचा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोस्त लोग भी जुड़ गए हैं, और उसने दोस्ती की निशानी समझकर वो अंगूठी चंपा को देने का फैसला किया। चंपा, ये अंगूठी मेरे 3 दोस्तों ने दी है, कहते हैं हमारे प्यार की मिसाल रहेगी। आज के दिन तो सच में लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। चंपा ने जैसे ही अंगूठी पहनी, वो जोर जोर से चीख उठी, नीरज, नीरज! जहर का असर पूरे शरीर में हो चुका था। उसने बस एक पल के लिए नीरज की तरफ देखा और दुनिया छोड़ के चली गई। चंपा, चंपा चल बसी रे। क्या किया इसने? क्या दिया इसको रे? यही तो है इसके साथ, इसने ही कुछ किया होगा। नीरज, साफ साफ बताओ, तूने चंपा के साथ क्या किया? आखिर कैसे चंपा की जान चली गई? सच सच बताओ। मैं दोषी नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि उस अंगूठी में क्या था। तो फिर क्यों दिया उसे? क्या जरूरत थी? हमको लगता है वो अंगूठी जहरीली थी, जिससे चंपा की जान चली गई। चंपा की मौत सबके लिए दुख और गुस्सा ले आई थी। मुखिया जी घोषणा करते हुए, आज से नीरज इस गांव का नागरिक नहीं, इसकी जगह भी इस गांव में नहीं है। इसे अभी यह गांव छोड़ के तुरंत चले जाना चाहिए। नीरज ने कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक और बड़ा तूफान था। उसने चंपा की चिता को आखिरी बार देखा, फिर जंगल की तरफ चल दिया। चंपा, अब तुम नहीं रही। मैं क्या करूं? अब तो मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूं।
अब नीरज के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, न गांव, न दोस्त और न ही उसकी चंपा। नीरज जंगल में दिन रात भटक रहा था, कपड़े फट चुके थे, मन ही मन घुट घुट के जी रहा था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक तपस्वी साधु से होती है। बाबा, बताओ मैंने क्या पाप किया है? क्यों चली गई चंपा मुझे छोड़कर? बेटा नीरज, तू पापी नहीं है, तू धोखेबाज भी नहीं है। चंपा की मौत तेरे हाथों से नहीं हुई है। तो आपको पता है कि चंपा की जान कैसे गई? किसने किया था ये सब? हाँ बेटा, मुझे सब पता है कि उसकी जान कैसी गई है और किसने किया है ये सब। बाबा, ये आपको कैसे पता कि मैं पापी नहीं हूँ? जो आंखें बंद करते हैं उन्हें बाहर का ज्ञान मिलता है, पर जो मन बंद करते हैं उन्हें अंदर से सत्य दिखता है। साधु ने आंख बंद की और एक बात कही जो नीरज के सारे सवालों का जवाब बन गई। जो अंगूठी चंपा ने पहनी थी उसके अंदर जहरीले सांप का दांत छिपा था। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, वो जहर उसके नाखून से लेकर धड़कनों तक पहुंच गया था। क्या? सांप का दांत? हाँ, और वो अंगूठी बनवाई गई थी धनी राम सेठ के पास से। उसकी दुकान पर कुछ दिन पहले 3 लोग गए थे, एक लंबा, एक मोटा और एक तीखा बोलने वाला। नीरज का चेहरा गुस्से और ज्वाला में बदल गया। उसे सब समझ आ गया, बिरजू, लल्लन और गोपी मेरे गद्दार दोस्तों की चाल है। नीरज, अब तुम सच जानते हो, अब तुम्हें सच साबित करना होगा। धनीराम से मिल और उससे सच का पता लगाओ। बाबा, आपने मेरी जिंदगी को रास्ता दिखाया। मैं कसम खाता हूँ, अब मैं सच को छुपने नहीं दूंगा। साधु बाबा से आशीर्वाद लेके नीरज सीधा निकल पड़ा राजमहल की तरफ। प्यार चला गया, इज्जत चली गई, पर अब सच्चाई का सहारा था। 2 दिन के सफर के बाद नीरज राजा रुद्र प्रताप के दरबार में जा पहुंचा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम नीरज है। मैं निर्दोष हूँ, जिसे दोस्तों ने धोखा दिया। मेरी प्रेमिका चंपा की मौत का इल्जाम मेरे पे लगाया गया और मुझे मेरे ही गांव से निकाल दिया गया। साफ साफ पूरी बात बताओ। नीरज ने सारी बातें राजा को बताते हुए कहा। महाराज, मुझे एक अंगूठी दी गई, दोस्ती के नाम पर। मैंने वो चंपा को दी। जैसे उसने पहना और उसका शरीर कांपने लगा और वो वहीं पर मौत हो गई उसकी, क्योंकि इस अंगूठी में जहर था। जहर? तुमने जांच किया या फिर कैसे पता तुझे? जंगल में एक साधु मिले, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा। उस अंगूठी के अंदर जहरीला सांप का दांत था और वो अंगूठी बनाई गई थी धनीराम सेठ की दुकान से। राजा ने तुरंत धनीराम सेठ और तीनों दोस्तों बिरजू, लल्लन और गोपी को दरबार में बुलाया। बताओ धनीराम, क्या ये अंगूठी तुमने बनाई थी? जी हुजूर, ये अंगूठी एक दिन बिरजू, लल्लन और गोपी मेरे पास लेके आए थे। कह रहे थे कि एक नाटक के लिए चाहिए। अंदर जहर भरा दांत चिपकाने को भी बोला था। पूरा दरबार में सन्नाटा छा गया। नीरज आंखें बंद करके चंपा के चेहरे को याद करता रहा। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। तुमसे और तुम्हारे प्यार से जलन थी नीरज, माफ कर दो। हमें लगा था कि सब कुछ तुम ही हासिल कर लोगे, इसीलिए ये सब किया। नीरज जैसा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति को तुम लोगों ने 3 बार फंसाया। एक बार दोस्ती में, दूसरी बार पैसों की चोरी में और तीसरी बार उसकी चंपा को मार के। फिर राजा ने हुक्म दिया, सैनिकों, तीनों दोस्तों को बंदी बना लिया जाए और धनीराम को भी दंड दिया जाए। जहर का व्यवसाय करता है ये। नीरज, तू तो सच में राजकुमार से कम नहीं है। इतना दर्द झेला, साजिशें झेली, फिर भी सच्चाई का पता लगाए बिना नहीं रुके तुम। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ एक निशानी जिसे देखकर ऐसा लगे चंपा मेरे पास है और उसकी आत्मा को भी पता चले कि मैं निर्दोष हूं। नीरज को 500 सोने के सिक्के उपहार में दिए जाएं और गांव में जाकर घोषणा की जाए नीरज निर्दोष है और उसकी कहानी से हर गांव सीखे। दोस्ती वो नहीं जो बातों में हो, दोस्ती वो है जो दिल में हो। नीरज वापस आ गया चंपा की समाधि के पास और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। बहुत समय पहले की बात है। चंदापुर राज्य के छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद अपनी पत्नी रीना के साथ एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। मछली ले लो मछली, नई नई चमकदार और ताजी मछली, जल्दी आइए ले जाइए ताजी मछली। ओ गोविंद भैया, सुनते हो? मुझे 1 किलो मछली दे दो, अभी ताजी ताजी होनी चाहिए। अरे हाँ बहन, बिल्कुल 1 किलो ताजी मछली आपको अभी मिल जाएगी। ये लीजिए, बिल्कुल ताजी मछली है। कितना हुआ भैया मछली का? अरे अरे बहन जी, अब आपसे क्या कहें पैसों के बारे में, जो मन करे उतना ही दे दीजिए, मैं बिना बोले ही रख लूंगा। ये लो भैया। मछली ले लो मछली, सस्ती सस्ती ताजी ताजी, जिंदे जिंदे मछली। कैसे किलो मछली दे रहे हो भैया? 80 रुपए किलो है भैया। जैसे जैसे गोविंद मछलियां बेचता गया, लोग उसके पास आते गए और जल्द ही सारी मछलियां बिक गई। गोविंद की खुशी की कोई सीमा न रही। वो गर्व से घर लौटा, सोचते हुए कि सच में वाह, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। ओ सुनो रीना, कहाँ हो तुम? अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। आज तो कमाई बड़ी अच्छी हुई है। वाह, सच में आज तक इतना पैसा कभी नहीं देखा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो पेट भर गया। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, सुबह फिर मछली पकड़ने भी तो जाना है। फिर सुबह गोविंद मछली पकड़ने नदी के किनारे गया तो देखा कि गर्मी के कारण नदी का पानी सूख चुका है और सारी मछलियां मरी पड़ी है। ये देख गोविंद के आंखों में आंसू छलक आए। अरे बाप रे, हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कहाँ जाऊं? हे भगवान, कहाँ जाऊं मैं? बेचारा गोविंद उदास होकर घर वापस आ जाता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या हुआ जी, आप इतना उदास क्यों हैं? और आज आप मछली बेचने नहीं जाएंगे? क्या बताओ रीना? क्या हुआ जी, आप कुछ बताते क्यों नहीं? गोविंद सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। अब क्या होगा जी, हम लोगों के पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। अब हम लोग क्या खाएंगे? तुम चिंता ना करो रीना, मैं कोई दूसरे काम की तलाश करूंगा। गोविंद और रीना जैसे तैसे कठिनाइयों से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। हे भगवान, कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ मैं। ना तो अपनी पत्नी को कभी चैन की रोटी खिला सका,
ना ढंग का कपड़ा दे पाया, और आज हमारे आंगन में बेटा पैदा हुआ है। ये खुशी भी डर के साए में डूबी हुई है। उसका पालन पोषण कैसे करूंगा भगवान मैं? एक वक्त की रोटी भी तो ठीक से नसीब नहीं होती। उसे पढ़ाऊंगा कैसे? क्या उसका भी जीवन मेरी तरह अभावों में कटेगा? सुनिए जी, पता नहीं हमारी ये गरीबी कब दूर होगी। पहले ही जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटती थी, अब भगवान की दया से एक और जिम्मेदारी आ गई है। अब हम 3 हो गए हैं, 3। मैंने एक बात सोची है। क्या बात सोची हो रीना? अब से मैं भी आपके साथ सेठ जी के यहाँ मजदूरी करूँगी। रीना की बातें सुन गोविंद की आंखें भर आई। रीना, 4 साल बीत गए हैं हमारी शादी को, पर मैं तुम्हारे लिए अब तक कुछ भी अच्छा नहीं कर सका। आप अकेले क्यों सोचते हो जी? ये घर हम दोनों का है, बोझ भी हम दोनों ही उठाएंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो। हर दिन लगता है जैसे कोई पुराना कर्ज उतार रहे हैं। ना जाने कौन से जन्म में क्या गलती हुई थी, अब तक उसका बोझ ढो रहे हैं। ये गरीबी मानो हमारी परछाई बन गई हो। गोविंद, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है। कुछ सोचो उसके भविष्य के बारे में। पढ़ाई बहुत जरूरी है। हे ईश्वर, आप तो जानते हैं कि मेरी आर्थिक हालत क्या है। इन मुश्किल हालातों में मैं अपने बेटे को पढ़ाना मेरे लिए किसी पहाड़ से कम नहीं होगा। गोविंद, चाहे तुम्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन बिरजू की पढ़ाई मत रोकना। उसी की शिक्षा एक दिन तुम्हारे सारे दुखों का अंत करेगी। गोविंद की आंखें जैसे ही खुली, वो गहरी सोच में डूब गया। मैंने कैसे सपना देखा, समझ नहीं आ रहा। सुबह जब उसने रीना को रात देखे सपने के बारे में बताया, तो रीना बोल उठी। सुनो जी, आप आज ही उसे लेकर कनकपुरी चले जाओ। कनकपुरी? पर वहाँ क्यों? कनकपुरी में विवेकानंद नाम के एक विद्वान है, जिनका शिक्षा जगत में बहुत बड़ा नाम है। तुम बिरजू को विद्या अध्ययन के लिए उनके पास ही भेजो। लेकिन रीना, इस काम के लिए तो काफी ज्यादा धन चाहिए होगा। वो पैसे कहाँ से आएंगे? आप इस काम के लिए तुरंत गोपाल दास के पास ही चले जाइए। क्या? गोपाल दास के पास? पर वहाँ क्यों? हाँ, पूरे गांव में वही तो एक महाजन है। अगर बिरजू की पढ़ाई की बात है तो उन्हीं से कर्ज ले लो। रीना, गोपाल दास कोई साधारण महाजन नहीं है। वो तो गरीबों पर जुल्म करता है, जरूरतमंदों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता है, और समय पर पैसे न लौटाने पर बेहद क्रूर हो जाता है। ऐसे आदमी से उधार लेने की बात तुम कैसे कर सकती हो? जब खुद ईश्वर ने बिरजू की शिक्षा का मार्ग दिखाया है, तो फिर हम कैसे पीछे हट सकते हैं जी? चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने बेटे को जरूर पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे गिरवी रखकर ऋण लिया जा सके। गोपाल दास तो बिना गिरवी के 1 पैसा भी नहीं देते। चिंता मत करो, मैंने इसका भी रास्ता निकाल लिया है। तुम अपनी झोपड़ी गोपाल दास के पास गिरवी रख दो। अभी यही एक रास्ता बचा है। तुम समझते क्यों नहीं? यही तो हमारे सिर छुपाने की आखिरी जगह है। अगर ये भी छिन गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। शांत हो जाओ जी, भगवान जो भी करेगा वो हमारे लिए भला ही करेगा। तब उसी दिन गोविंद गोपाल दास के पास पहुंचा और विनम्रता से कहा, राम राम गोपाल दास जी। गोविंद, क्या बात है? कैसे आना हुआ? दरअसल सेठ जी, मैं आपके पास एक जरूरी अर्ज लेकर आया हूँ। हाँ गोविंद, बताओ क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, क्या आप मुझे थोड़ा कर्ज दे सकते हैं? ये कर्ज किस काम के लिए चाहिए? सेठ जी, बेटे की शिक्षा के लिए मुझे कर्ज की जरूरत है। तो कर्ज लेने का इरादा है?
पर गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी हालात कितने खराब हैं। मेरे पास बस एक छोटी सी झोपड़ी है, बस उसी को मैं आपके पास गिरवी रख दूंगा। गोपाल दास मन ही मन सोचने लगा। सौदा बुरा तो नहीं है, गोविंद तो ऋण चुका नहीं पाएगा, फिर उसकी झोपड़ी मेरे कब्जे में आ जाएगी। हाँ हाँ गोविंद, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के उधार दे सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गोपाल दास ने एक कागज पर गोविंद से अंगूठा लगवाया और गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें 10 साल की मोहलत देता हूँ। अगर इस अवधि में तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारी झोंपड़ी और जमीन मेरी, समझ जाओ। सोच लो और फिर फैसला करो। हाँ सेठ जी, मुझे शर्त मंजूर है। सेठ जी, भगवान आपको खूब तरक्की दे। गोविंद अपने बेटे बिरजू को साथ लेकर उसी दिन कनकपुरी की ओर निकल पड़ा। मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना और इसे विद्वान बनाना। लंबा सफर तय करने के बाद गोविंद और बिरजू कनकपुरी में विवेकानंद गुरु के आश्रम पहुँचे। दोनों ने मिलकर गुरुजी को प्रणाम किया। कहिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? गुरुजी, मैं चंदापुर राज्य के छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला गोविंद हूँ और ये मेरा बेटा बिरजू है। मैं अपने बेटे को शिक्षा दिलवाना चाहता हूँ, इसीलिए उसे लेकर आपके पास आया हूँ। इन्हें स्वीकार करें गुरुजी। बताओ, इस थैली के अंदर क्या है? इस थैली में 100 चांदी के सिक्के हैं गुरुजी। मैंने जैसे तैसे ये व्यवस्था की है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरे बेटे को शिक्षा देने का मौका जरूर दीजिएगा। तुम बड़े सरल और भोले इंसान लगते हो, ऐसे में तुम्हें निराश करना उचित नहीं। मैं तुम्हारे बेटे को जरूर पढ़ाऊंगा। गोविंद, तुम्हारा पुत्र 10 साल तक हमारे आश्रम में रहेगा, तभी उसकी शिक्षा पूरी हो पाएगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ गुरुजी। वही बिरजू विवेकानंद गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगा। 10 वर्ष बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कैसे निकल गया। तब गुरुजी ने कहा, बिरजू, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। हमारे सबसे मेधावी शिष्य रहे हो, जिस पर हमें गर्व है। याद रखना, ज्ञान ही तुम्हारे उज्जवल भविष्य की चाबी है। गुरुदेव, यह सब आपकी अनमोल कृपा का ही परिणाम है, वरना मैं कभी इस योग्य नहीं बन पाता। आपकी शिक्षा और आशीर्वाद ने ही मुझे नई राह दिखाई है, जिससे मेरा जीवन संवर सका है। आपके चरणों में मेरा सच्चा धन्यवाद है। बिरजू, अब अपने माता पिता के पास लौटो, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे होंगे। अपनी शिक्षा से उन्हें गर्व महसूस करवाओ। वो उसी दिन अपने गांव की ओर निकल पड़ा। लंबा सफर तय कर आखिरकार वो अपने प्यारे गांव रामपुर पहुंच गया, जहां उसका नया उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा था। ये युवक कौन है? अरे, कौन हो तुम? पिताजी, मैं आपका बेटा बिरजू हूँ। बिरजू, तुम? क्या तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई? हाँ पिताजी, गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी आज्ञा लेकर ही मैं वापस आया हूँ। अरे सुनती हो रीना, जरा जल्दी आओ, जल्दी। हमारा बेटा पढ़ लिख कर लौट आया है। रीना दौड़ी चली आई। जैसे ही उसने बिरजू को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ी। रीना, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बिरजू अब काबिल बन गया है, वही हमारा सहारा बनेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो सुनहरे दिन जल्दी ही हमारे जीवन में दस्तक दीजिए। अब पूरे 10 साल बीत चुके हैं। चलो, अब गोविंद से अपने चांदी के सिक्कों का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। सुना है उसका लड़का पढ़ाई पूरी करके लौट आया है। गोपाल दास अपने दिए हुए सिक्कों की वसूली के लिए गोविंद के घर चला जाता है। अरे, आप सेठ गोपाल दास जी? इतने बरस बाद भी तुम्हें मेरी याद है, हैं? सेठ जी, आप भला भूलने की चीज है क्या?
बताइए, आज कैसे पधारे? बिरजू, तुम्हारे माता पिता इस वक्त कहाँ पर हैं? बिरजू ये सुनकर चुप रहा। बिरजू की चुप्पी देख सेठ गोपाल दास के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। अरे बिरजू, जवाब क्यों नहीं देता? तुम्हारे माता पिता आखिर है कहाँ? सेठ जी, मेरे पिता जिंदा पेड़ों को काटने और सूखे पेड़ों को रोपने गए हैं और मेरी माँ वो हवा बेचने और चांदी खरीदने निकली है। लगता है बिरजू ज्यादा पढ़ लिख कर आ गया है, इसीलिए मुझे उलझाने की कोशिश कर रहा है। अब सीधे सीधे जवाब दो, तुम्हारे माता पिता आखिर कहाँ गए हैं? साफ साफ बताओ। बिरजू ने फिर वही बात दोहराई जिससे सेठ गोपाल दास का गुस्सा भड़क उठा। बिरजू, सुन मेरी बात अच्छे से। 10 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने झोंपड़ी गिरवी रखकर मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। क्या ये सच है सेठ जी? हाँ बिरजू, गोविंद ने 10 साल बीत जाने के बाद भी मेरा उधार नहीं लौटाया है। आज मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो क्या करोगे तुम गोपाल दास? गोपाल दास मन ही मन सोचने लगा, ये लड़का कुछ ज्यादा ही समझदार है। इससे निपटने के लिए अब होशियारी से काम लेना होगा। बिरजू, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता इस समय कहाँ हैं, तो मैं उन आधार दिए सिक्कों की बात छोड़ दूंगा। क्या वाकई सेठ जी? आप तो पुराना कर्ज माफ करने को तैयार हैं? कर्ज माफ कर दूंगा बिरजू, लेकिन पहले साफ साफ बता दो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सेठ गोपाल दास जी, मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन कर लूं? मैं धरती और आकाश को साक्षी मान कर कहता हूँ, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो मैं कर्ज माफ कर दूंगा। ये मेरा वादा है। सेठ जी, पृथ्वी और आकाश स्वयं कुछ नहीं कह सकते, इसीलिए उन्हें साक्षी मानना सही नहीं होगा। तो फिर बताओ, किसे साक्षी बनाओगे? जब तक तुम किसी जीवित साक्षी को नहीं लाते, मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। ये तो छोटा छोकरा देखने में है, इसे तो दबाना नामुमकिन है, पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ। जब सेठ की नजर झोपड़ी की दीवार पर टंगी तितली पर गई, तो वो बोला, तो सुनो, मैं इस तितली को साक्षी मानकर वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे अपने माता पिता का पता बता दोगे, तो मैं तुम्हारे पिता का दिया हुआ उधार माफ कर दूंगा। अब बात बनी ना सेठ जी? मैंने कहा था ना, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को रोपने गए हैं। इसका अर्थ ये है कि वो हरे भरे पेड़ काट कर किसी मकान की बाड़ लगाने गए हैं। बस मैंने अपने शब्दों को थोड़ा अलग अंदाज में कहा था। अरे, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था? मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई है। मेरा मतलब था कि वो पंखे बेच रही है ताकि उन पैसों से तेल खरीद सके और हमारे घर में दीपक की चांदनी फिर से जगमगा उठे। सच कहूँ तो तुम वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान हो बिरजू। तुम्हारी बातें सुनकर आज मैं भी कुछ सीख गया हूँ। चलो, अब मैं चलता हूँ। गोपाल दास को जाते हुए देख बिरजू मन ही मन सोचने लगा, अब तक तुमने ना जाने कितने भोले भाले और गरीबों का शोषण किया है गोपाल दास। हाँ, लेकिन आज तुम खुद ही अपनी चाल में फंस चुके हो। जब गोविंद और रीना घर लौटे, तो बिरजू ने मुस्कुराते हुए उन्हें सब कुछ बताया। पिताजी, आज गोपाल दास सेठ हमारे घर आया था। रीना, अब हमारे सामने कौन सा रास्ता बचा है? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं लौट आया हूँ। उस लालची सेठ गोपाल दास का सामना मैं खुद करूंगा। लेकिन बेटा, तुम कैसे करोगे ये सब? वो गोपाल दास बहुत चालाक और चालबाज आदमी है। पिताजी, आप चिंता ना करें, ईश्वर की इच्छा में ही हमारी भलाई छिपी है। वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। अगले ही दिन गोपाल दास सेठ फिर दरवाजे पर आ धमका और इस बार भी घर पर केवल बिरजू ही डट कर खड़ा था। सेठ जी, आपके कदम फिर हमारे दरवाजे पर।
कैसे आना हुआ बताइए। अरे मैं तो बस उधार की बात करने के लिए आया था, पर तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मिलवा दो मुझसे। सेठ जी, आप किस उधार की बात कर रहे हैं? वही उधार जिसे आपने कल दया करके माफ कर दिया था, है ना? मैंने कब तुम्हारा कर्ज माफ किया था? तुम झूठ बोल रहे हो बिरजू। बिरजू, मैं तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को छोड़ूंगा नहीं। मैं न्याय के लिए दरबार तक तुम्हारी शिकायत लेकर जाऊंगा। जाओ जाओ, देखो तेरी ये हिम्मत कितने दिन तक टिकती है सेठ जी। उसी दिन सेठ गोपाल दास दरबार में पहुंचा और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैं आपके न्याय का आश्रय लेकर आया हूँ। मेरी बात सुनिए और न्याय कीजिए। गोपाल दास, कौन है जो तुझे चुनौती दे सके? महाराज जी, गोविंद ने 10 साल पहले मुझसे 500 चांदी के सिक्के उधार लिए थे। अब जब मैं वापस मांगने जाता हूँ तो उसका धूर्त बेटा साफ मना कर देता है और मेरा नुकसान बढ़ा रहा है। गोविंद और बिरजू को दरबार बुलाया जाता है। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, गोविंद, बताओ ये मामला आखिर क्या है? क्षमा कीजिए महाराज, पिताजी की ओर से मैं पैरवी करूंगा। कहो, तुम अपनी बात खुलकर कह सकते हो। दरबार में न्याय सबसे ऊपर होता है। ये सच है महाराज। 10 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने सेठ गोपाल दास से कुछ चांदी के सिक्के उधार लिए थे, पर अब वो बात केवल कर्ज की नहीं, न्याय और नियत की भी है। तो अब तक वो ऋण चुकाया क्यों नहीं? वही तो निवेदन करने आया हूँ महाराज। कल सेठ गोपाल दास स्वयं हमारे घर पर पधारे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि मैं अपने माता पिता का हाल बता दूं तो वो पूरा कर्ज माफ कर देंगे। अब जब उन्होंने वचन दिया है तो कर्ज वापसी की बात कैसे उठ सकती है? बिरजू, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रमाण है जिससे तुम अपनी बात को सिद्ध कर सको? तब बिरजू ने आदर पूर्वक महाराज से निवेदन किया, महाराज, कल सेठ गोपाल दास हमारे घर पर आए थे। उन्होंने अपने मुंह से यही कहा था कि यदि मैं अपने माता पिता का पता बता दूं तो वो कर्ज माफ कर देंगे। मैंने उनकी बात मानकर सत्य बताया और उन्होंने तितली को साक्षी मानकर वचन दे दिया। यही मेरा प्रमाण है। तो तुम्हारी गवाही में सिर्फ एक तितली है, यही है तुम्हारा साक्ष्य? महाराज, गोपाल दास ने एक तितली को साक्षी बनाकर कहा था कि वो कर्ज माफ कर देगा। देखो बिरजू, ये राज दरबार है जहां हर बात का कठोर परीक्षण होता है। बिना पक्के सबूत के किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्षमा करें महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूँ। कल गोपाल दास ने अपनी नाक पर बैठी एक तितली को गवाह बनाकर कर्ज माफ करने का वादा किया था। महाराज, ये लड़का झूठ बोल रहा है। कल जब मैं उसके यहाँ पर गया था तब तितली मेरी नाक पर नहीं बल्कि उसकी झोंपड़ी पर बैठी थी। ये सब झूठ है। ये सुनकर राजा मुस्कुरा उठा। गोपाल दास को अब अपनी भूल का आभास हुआ। आवेश में आकर मैंने क्या कह दिया? जो मैं खुद ही मना कर रहा था उसे मैंने मान लिया। गोपाल दास सोचने लगा, अरे आखिर मैं खुद ही अपने बनाई चाल में फंस गया। अरे गोपाल दास, तुम्हारी बातों से स्पष्ट हो गया है कि बिरजू की बात सच है। गोपाल दास, अब सच सच बताओ, क्या वाकई तुमने उतना ही कर्ज दिया था जितना आप मांग रहे हो? महाराज, मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, गोविंद पर मेरा सिर्फ 100 चांदी के सिक्कों का ही बकाया था। परंतु सेठ गोपाल दास, दरबार में तो आपने 500 चांदी के सिक्कों की शिकायत ली है। क्षमा करें महाराज, मैं भूल से 100 की जगह 500 कह गया था। सेठ गोपाल दास, हम भली भांति जानते हैं कि ये भूल नहीं अपितु जानबूझ कर की गई कपट थी। हमारा स्पष्ट आदेश है, तुमने जो वचन बिरजू को दिया है उसे निभाना होगा और अब तुम्हें उसके पिता का कर्ज पूर्णतः माफ करना होगा। यही न्याय है। जी महाराज, अब मैं क्या कहूँ? बिरजू ने ऐसी सूझबूझ और चतुराई से बात रखी है कि मुझे अपने ही शब्दों के जाल में फंसना पड़ा। सुनो सेठ गोपाल दास,
तुम्हारे विषय में पूर्व से ही हमारे पास अनेक शिकायतें आती रही हैं। हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज वो अवसर आ ही गया है। ये राज दरबार न्याय का मंदिर है। यहाँ छल और शोषण के लिए कोई स्थान नहीं है। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी देते हैं, अब यदि तुमने फिर किसी भोले भाले व्यक्ति का शोषण किया तो तुम्हारे विरुद्ध कठोरतम दंड निश्चित होगा। सुधर जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जी महाराज, आपकी बातें मैं पूरा समर्पण करता हूँ। मैं अब से सुधार का मार्ग अपनाऊंगा और किसी का हक नहीं मारूंगा। हम ये नहीं कह रहे कि तुम अपना व्यवसाय बंद कर दो, लेकिन ईमानदारी और न्याय से काम करो, जिससे समाज में विश्वास बना रहे और किसी को भी कष्ट ना हो। फिर गोपाल दास मुंह लटकाए दरबार से बाहर निकल गया। तभी राजकुमारी पुष्पलता, जो पर्दे के पीछे से सब देख रही थी, सामने आई और मुस्कुराते हुए चंदा से कहा, तुमने बड़ी होशियारी से इस समस्या का समाधान किया है बिरजू। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ। धन्यवाद राजकुमारी जी। राजा को प्रणाम कर बिरजू और गोविंद जब दरबार से जाने लगे तो राजा कहने लगे, रुको। क्या हुआ महाराज? हम दोनों से कोई गलती हुई है क्या? गोविंद, तुम्हारे बेटे में अनोखी प्रतिभा है। उसकी सूझबूझ देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। हमारी बेटी पुष्पलता ने भी बिरजू की होशियारी की प्रशंसा की है। ऐसा देखकर हमें विश्वास हुआ है कि हमने सही युवक को खोज निकाला है। खोज? महाराज, मैं समझ नहीं पाया। गोविंद, हम राजकुमारी पुष्पलता के लिए ऐसा जीवन साथी खोज रहे थे जो ना केवल बुद्धिमान हो बल्कि सत्यवादी और साहसी भी हो। आज बिरजू को देखकर हमें विश्वास हो गया है कि हमारी खोज अब पूरी हो गई है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो साधारण प्रजा का व्यक्ति हूं। कहां आप जैसा महान सम्राट और कहां हम जैसे साधारण लोग। ये तो जैसे चांद ने धरती से रिश्ता जोड़ लिया हो। गोविंद, हमारे लिए ऊंच नीच का कोई अर्थ नहीं है। हम इंसान की योग्यता और चरित्र को मानते हैं। हमें बस तुम्हारी सहमति चाहिए और कुछ नहीं। महाराज, आपकी इच्छा के सामने मेरी क्या औकात है? मैं भला कैसे असहमति प्रकट कर सकता हूं? समय बीतते ही पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। बिरजू और राजकुमारी पुष्पलता का विवाह पूरे वैभव और परंपरा के साथ संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात महाराज दरबार में पधारे और गूंजते स्वर में घोषणा की, क्योंकि हमें संतान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः हम अपने योग्य दामाद बिरजू को इस राज्य के राजपाट सौंपते हैं, ताकि वो प्रजा की भलाई में अपनी बुद्धिमता और धर्मनिष्ठा से न्यायपूर्ण शासन करेगा।